अपने डेस्टिनेशन पॉइंट को एक बार कंप्यूटर में डालेंगे तो फिर वो अपने को रूट बताती रहती है। कभी कभी ऐसा जीपीएस डालकर जाने में बहुत समय ज्यादा भी लग जाता है, लेकिन अगर हम गलत रूट पर जाएंगे गलती से तो फिर वो तुरंत क्या कहती है, जीपीएस हमें रीरूटिंग करती रहती है। आप गलत हो गई हो, ठीक से चलो, ठीक से चलो। जब तक हम ठीक जगह पर यानी नहीं पहुंचते हैं तब तक अगर हम आवाज रखते हैं तो वो बोलती ही रहती है, लेकिन अंत तो गत्वा वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। और हम भी गाड़ी में बैठे हुए लोग, गाड़ी चलाने वाले भी अगर जीपीएस के ऊपर विश्वास से हम चलेंगे तो हम वो जितना समय बताएगी उतने समय में जहां हमें जाना है वहां पहुंच जाते हैं। वैसे ही राष्ट्र सेविका समिति ने भी एक ध्येय को अपनाया, अपना गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन पॉइंट तो हमें पता है, तेजस्वी हिंदू राष्ट्र का पुनर्निर्माण। लेकिन उसके लिए हमने जो कार्य पद्धति ने जीपीएस को डाला है वो हमेशा विश्वास रखना है कि वो हमें ठीक रास्ते पर ले जाएगी, समय पर ले जाएगी, अगर गलत हो गई तो उसको ठीक करेगी। इसीलिए पहले कार्य पद्धति पर विश्वास रखकर चलना ये पहला बिंदु है। और इस कार्य पद्धति का अभ्यास कैसे करना है, ये दूसरा प्रश्न मन में आता है। क्योंकि संगठन के सैद्धांतिक विषयों को समझने के लिए अपने संगठन में बहुत बड़ा कार्य विभाग एक है, ये बौद्धिक विभाग। और संगठन को चलाने के लिए जो भी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, व्यवस्था विभाग में हम उन सारे व्यवस्थाओं के करते करते अनुभव करते हैं। और तीसरा और प्रमुख बहुत तरुणियों को पसंद वाला विभाग है शारीरिक विभाग, लेकिन बहुत सारे दायित्वयुक्त कार्यकर्ताओं को शारीरिक यानी बहुत डर। हम संगठन का बाकी कुछ काम कर सकते हैं लेकिन शारीरिक के बारे में थोड़ा हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। लेकिन समिति कार्य पद्धति अभ्यास करने का मौका बौद्धिक विभाग, व्यवस्था विभाग से भी ज्यादा शारीरिक विभाग में है। और विशेष हमारी शाखा की जो आचार पद्धति है, उस आचार पद्धति में हम पूर्णतः कार्य पद्धति का अभ्यास करते हैं अनजाने। हमें पता नहीं होता है कि हमें यहाँ पर कार्य पद्धति का अभ्यास करवा रहे हैं, दिखने के लिए वो शाखा लगाते हैं, वहां पर जो मुख्य शिक्षक आज्ञा देती है वो हमें करना होता है। जिस दिन हमें जो दायित्व मिलता है वो काम करना। हम में से कोई एक दिन ध्वजाग्रसिका बनते हैं, कोई एक दिन संख्याग्रसिका बनते हैं, एक दिन केवल अग्रसिका बनते हैं, एक दिन उपअग्रसिका। इन चारों के बिना शाखा में सेविका के नाते भी करना पड़ता है काम। लेकिन इसके पीछे कितना अपने संगठन की विशेषता है उसको हमें सूक्ष्मतः ध्यान देकर जानकारी लेने की आवश्यकता है और उसको अभ्यास करना है। क्योंकि अपने संगठन में अपने कार्य को आगे ले जाने के लिए हम व्यक्ति निष्ठा नहीं, ध्येय निष्ठा। क्योंकि ये विषय तो सूत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये कैसे अभ्यास होता है शाखा में देखेंगे तो पता चलता है। उदाहरण के लिए मैं जहाँ रहती हूँ नागपुर कार्यालय में, हमारी छात्रावास की लड़कियां शाखा लगाते हैं तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ने वाले। संगठन के सबसे बड़े अधिकारी प्रमुख संचालिका, सबसे बड़े अधिकारी रह चुके हैं पूर्व प्रमुख संचालिका, प्रमुख कार्यवाहिका, सह कार्यवाहिका, इतने लोग हम वहां रहते हैं। लेकिन आज्ञा देने वाली कौन होती है? एक तीसरी चौथी की मुख्य शिक्षिका समिति दक्ष आज्ञा बोलते ही शाखा के सब लोग दक्ष करते हैं। पूरे भारतवर्ष में जो 3000 शाखाएं चलते हैं, सभी शाखाओं में यही हम करते हैं। यानी पहला अभ्यास यहाँ पर शुरू होता है
जो स्थान पर रहती है मुख्य शिक्षिका स्थान पर, न उसके आयु, न उसकी क्षमता, न उसकी इंटेलिजेंसी या उसकी बाकी कुछ भी नहीं देखते हुए वह जो करती है वे हमें करना है। और हम सब प्रणाम करते हैं साक्षात भगवा ध्वज को। इसलिए शाखा में बताया जाता है, आपस में मिले तो शाखा के 1 घंटे के समय में बहुत बार हम ये गलत करते हैं, नमस्ते नमस्ते एक दूसरे को नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जहां ध्वज है वहां हम सबको प्रणाम करना होता है, केवल ध्वज को। आपस में अगर कोई मिले तो भी उनको प्रणाम नहीं करना है। यानी ऐसा व्यक्ति निष्ठा नहीं, तत्व निष्ठा का पहला अभ्यास शाखा में होता है। और दूसरा मैंने जैसे बताया, जो काम सेविका को दिया जाता है वह करने का अभ्यास, मुझे ये पसंद है वो पसंद है, ये करना वो करना नहीं कहते हुए, उतनी छोटी मुख्य शिक्षिका हमें बताती है, दीदी आज आपको फलाना अग्रेसरिका बनना है। एक दिन ध्वजाग्रेसरिका बनना है, दूसरे दिन संख्या अग्रेसरिका बनना है, और तीसरे दिन प्रार्थना अग्रेसरिका बनना है। जो भी हमें वहां से आज्ञा मिलती है काम करने के लिए, उस काम को नकार नहीं करते हुए पूर्णतः अच्छे से अच्छे करना। तो कितना बड़ा अभ्यास है ये, शाखा में हमें सीखने को मिलता है। यानी जो काम हमें दिया गया है उस काम को अच्छे से अच्छे अपनी सारी क्षमताएं उपयोग करके, अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी लेकर अभ्यास करके, लेकिन हमें पूरा करना है। ये बहुत एक बड़ी अभ्यास है। लेकिन बहुत बार आजकल के दुनिया में क्या होता है, हमें काम दिया है वो हमें अच्छा नहीं लगता है और दूसरों को दिया हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं करने के अलावा, ये अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करने के अलावा दूसरों को क्या दिया है वो सोचते रहने से काम नहीं होता। शाखा में हमें ऐसा मौका नहीं है। सच्ची शाखा में अधिकारी प्रवास है तो ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रार्थना बोलती है, आज इनको मौका देंगे, ये अच्छे से ध्वज लगाती है ऐसा। लेकिन वहां तो है ही नहीं मौका, रेगुलर शाखा जो चलती है। ऐसे ही हमारे संगठन की एक और एक विशेषता, हम कहते हैं ये दोनों कहने इस प्रकार का अभ्यास कैसे कैसे छोटे छोटे काम करते हुए हमें करने को मौका मिलता है। हम कहते हैं कभी संगठन में अलग अलग प्रकार के अलग अलग गुणों के व्यक्तियां आते हैं। हर एक व्यक्ति कोई पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक की ओर जाने का हमें प्रयास करना है, लेकिन पूर्णांक नहीं। इसीलिए व्यक्ति में गुण भी रहते हैं, गुण दोष भी रहते हैं। लेकिन हमें बताया जाता है गुणों की चर्चा, किसी कार्यकर्ता के किसी सेविका के गुणों की अच्छे गुण है तो उसकी चर्चा सार्वजनिक रूप में करो, लेकिन गुण दोष है तो उन गुण दोषों की चर्चा कभी भी सार्वजनिक नहीं करना। एकांत में सक्षम ऊपर अधिकारी को बताना। तो ये क्यों बताया जाता है सक्षम ऊपर अधिकारी को बताना? यानी हमें पता है गुण दोषों की चर्चा करे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा, आपस में लड़ाई होते हैं, इसलिए सम्यक ठीक करने वाले व्यक्ति को बताना। तो इसका अभ्यास भी हम शाखा में कैसे करते हैं थोड़ा हम ध्यान देंगे तो, शाखा में संख्या के समय उपाग्रेसरिका का काम होता है, उनको संख्या गिनती करके किसको बताना? केवल अग्रेसरिका को बताना। न बीच में वो किसी को नहीं बोलती है, तीसरी चौथी सेविका कोई खड़ी है तो अपने लाइन में इतनी संख्या है, बिल्कुल नहीं बोलते हुए वो सीधा अग्रेसरिका के पास जाकर बोलती है। और जब संख्या अग्रेसरिका निकलती है वो पूछताछ करती है, अग्रेसरिका भी उनको ही बोलती है, न मुख्य शिक्षिका को बोलती है न अधिकारी को बोलती है। यानी एक सामान्य संख्या लेना में किसने अनुमति लेती है, बाद में सार्वजनिक कहती है। कितने सारे विषय है। नंबर 1
ठीक से समाचार लेना, संग्रह करना, जो भी चाहे रिपोर्टिंग हो, चाहे विषय हो, जो भी हो, उपाग्रसरिका को ठीक से वो इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद जिनको बोलना है उनको ही बोलना, इधर उधर नहीं बोलना। और जो सबसे वृत्त निवेदन लेती है वो भी सही वृत्त निवेदन लेना। और आखिरी अधिकारी के पास आने के बाद भी अधिकारी खुद उस स्थान से खड़े होकर देखती है तो उनको अंदाज आता है, पता चलता है ये सही है या नहीं। अगर उनको ठीक करना है तो अधिकारी के पास जब आते हैं उनके हाथ में मौका रहता है सबके सामने बोलने से पहले ये सही है या नहीं ठीक करके फिर बोलना। यानी यहाँ निबद्धता जिसको हम बोलते हैं, कमिटमेंट, हर स्तर पर हर एक व्यक्ति के लिए दिया हुआ काम, उस काम को ठीक करना, इधर उधर बातें नहीं करना। और जो समाचार अपने पास आया है, मिला है, उसको सबके सामने सामूहिक रूप में ले जाने से पहले एक बार अधिकारी जांच करना। इतने सारे काम जो प्रक्रिया में चलते हैं करके हर एक संगठन के विषय के लिए हम इतना एक्सरसाइज करके कर रहे हैं क्या? हर एक विभाग जो भी अपने मिला है उस और कैसे इकट्ठा करना है और उससे ऊपर अधिकारी जो है उनको भी समाचार ठीक है या नहीं, कहाँ ठीक करना, वो सब पूरा करके ही बताना है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कार्य पद्धति में हम सब अभ्यास करने के लिए गुण दोषों की चर्चाएं इधर उधर नहीं करते हुए उनको सम्यक करने का प्रयास करना। और सम्यक करने वाले व्यक्ति भी निष्पक्ष होकर करना, दोनों के लिए बंधन है। क्योंकि उस स्तर पर जो कार्यकर्ता रहते हैं उनको पार्शियलिटी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। उस स्तर तक पहुंचने के बाद ही उस स्थान में हम खड़े होकर कह सकते हैं। और अगला बिंदु है हमारे संगठन का काम क्यों सफल होता है, उसी को हम कहते हैं सामूहिक निर्णय प्रक्रिया। तो सामूहिक निर्णय प्रक्रिया यानी क्या? बहुत बार शब्दों में हम बोल देते हैं कि मैंने निर्णय लिया, मैंने सुझाव दिया, मैंने कह दिया, मैं बोलने के लिए मौका ही नहीं है कहीं भी। मैं कौन होती हूँ निर्णय लेने वाले? जो भी निर्णय होता है वो सामूहिक निर्णय होता है। सामूहिक निर्णय प्रक्रिया में निर्णय होने से पहले मत बोलने के लिए सबको अधिकार है। लेकिन एक बार निर्णय होने के बाद अपने मत को उस लेना, अगर अपने मत से निर्णय अलग है तो भी मत को मिलाने के बाद निर्णय को लेकर चलना बहुत कठिन अभ्यास होता है ये, लेकिन करना जरूर होता है। क्योंकि बैठक के बाद, निर्णय होने के बाद बाहर आकर मेरे मत को निर्णय के रूप में नहीं दिया गया, ऐसा नहीं बोलते हैं लोग। लेकिन अगर उस निर्णय में कहीं असफल हो गया तो जरूर बोलते हैं कि मैं पहले से बोल रही थी लेकिन मेरे बात सुना नहीं, अलग प्रकार से किया, इसलिए सफल नहीं हुआ। यह शब्द बिल्कुल कोई भी कार्यकर्ता सेविका नहीं बोलना है। क्योंकि मत बोलने का लिमिटेशंस, अधिकार कहाँ तक है, मेरा ये मत है, मेरा ये अभिमत है, मैं ऐसा सोच रही हूँ, ये सब कहाँ पर बोलना? केवल बैठक में बोलना। लेकिन उस बैठक होने के बाद आगे पीछे चर्चा होने के बाद उस वो निर्णय
होने के बाद फिर निर्णय किसका है? जो बैठक लेते हैं उनका नहीं है, हम सबका निर्णय है ये मानने की, इसको अपनाने की प्रक्रिया जो है वो शाखा लेवल पर तो मैं नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन बैठक में जाते जाते हमका एक विशाल रूप लेना है। लेकिन कभी कभी हमारे अंदर एक कहीं तो मैं का भाव अंकुरित हो गया तो फिर शब्दों में वो निकलता है, मेरा सुझाव ऐसा नहीं था, मेरा मत ऐसा नहीं था, ये कभी भी नहीं बोलना। क्योंकि और इसको समझाना है शाखा में आने वाले सेविकाओं को भी, प्रारंभ से एक उत्सव के लिए भी क्यों न हो, शाखा स्तर पर अगर बैठक हो गई तो फिर ये अभ्यास होता है, आगे जाकर ये समस्या नहीं होती है। बहुत बार हम सुनते हैं बैठक में आना यानी बड़े दायित्व लेकर ही आना है, और बड़े दायित्व ले से बैठक में आने के बाद इस मय को हम में मिलाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम बाल शाखाओं में ही अभ्यास कराएंगे, शाखा टोली के बैठक लेना, शाखा टोली में सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का अभ्यास कराना, और बाल शाखा की सेविकाएं स्वयं अपने शाखा के उत्सव के बारे में चिंतन करना, सोचना, निर्णय करना अभ्यास किया तो फिर इस सामूहिकता में अपनत्व को खो यानी मैं को खोकर अपनत्व को पाने की जो प्रक्रिया है उसमें आनंद लेते हैं। यही समिति कार्य की सफलता का एक महामंत्र है, इसको कहीं भूलना। क्योंकि बहुत बार मुझे यानी ऐसा अनुभव होता है, मुझे काम नहीं बताया दीदी, मुझे क्या करना है, मुझे काम नहीं दिया, काम बताना, काम देना, काम अकेले को करना ये समिति में है ही नहीं है। हम हमारी क्षमताओं के अनुसार कुछ करते जाएंगे तो फिर खुद की कल्पना से संगठन के काम आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, विचार तो मन में आता है और उसको बैठक में रखे बिना आगे नहीं बढ़ना है। मुझे मेरे स्तर पर जो काम करना है बैठक से पहले सोच कर निर्णय के रूप में एक विराट फिर इम्प्लीमेंट करना, इसके लिए समय तो ज्यादा लगता है। जैसा मैंने प्रारंभ में जीपीएस के बारे में बताया, कभी कभी लॉन्ग रूट हो जाता है, शॉर्टकट नहीं है उसमें, लेकिन डेस्टिनेशन तो जरूर पहुंचते हैं। ऐसी एक सामूहिक निर्णय प्रक्रिया में अपने आप को ढलने की एक प्रयास अगर हम प्रारंभ से करेंगे तो फिर संगठन के काम सही दिशा में आगे बढ़ेगी। इसलिए इस प्रक्रिया का अभ्यास करवाना भी कार्य पद्धति सिखाने का महत्वपूर्ण बात है। और हम समिति में बार बार अनुशासन के बारे में तो सब लोग कहते हैं, समिति में आने के बाद क्या सीखा, अनुशासन सीखा। बहुत अच्छा लगता है, अनुशासन इतना डिसिप्लिन है समिति में, रक्षा आरंभ करने से लेकर शारीरिक करते हुए। लेकिन इस अनुशासन को भी अगर हम देखेंगे तो ये केवल अनुशासन शाखा स्थान पर नहीं, हमारे जीवन में हम कहते हैं समिति सेविकाओं को 3 प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता है। एक व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन, दूसरा सामाजिक जीवन में अनुशासन, और तीसरा संगठनात्मक अनुशासन। तीनों की आवश्यकता है, क्योंकि सेविका अगर अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन में नहीं रहती है, अनुशासन यानी सुबह समय पर उठना, हर दिन योगासन करना, समय पर भोजन करना, इतना तक नहीं है। वो अनुशासन व्यक्तिगत जीवन के अनुशासन में समय पालन भी अनुशासन का एक हिस्सा है। लेकिन मैं कहती हूँ इस व्यक्तिगत अनुशासन में फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आर्थिक अनुशासन भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जीवन में अगर मैं कमाई में हर रुपया ठीक से कमा रही हूँ और आर्थिक शुचिता रखती हूँ तो ही मैं जीवन में, मेरा संपूर्ण जीवन अनुशासित जीवन
ऐसा कहा जाता है, तो अंदर झांक कर परखने की आवश्यकता है, क्योंकि संगठन की शुचिता, सेविकाओं की शुचिता पर, अनुशासन पर संगठन का निर्भर रहता है। तो ये आवश्यक बहुत होती है। तो इसका भी अभ्यास शाखा स्तर से अगर हमें करवाएंगे तो फिर वो पारदर्शिकता आ जाते हैं सेविकाओं में। और दूसरा जो सामाजिक अनुशासन है, हम अकेले नहीं करेंगे तो क्या होगा करके बहुत बार सामाजिक